नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक अंतरिक्षयान से अलग हो गया है और अब 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है। इसरो ने एक ट्वीट में कहा है, एलएम को प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। एलएम कल के लिए योजनाबद्ध डीबूस्टिंग पर थोड़ी निचली कक्षा में उतरने के लिए तैयार है। अलग होने के बाद लैंडर को डीबूस्ट से गुजरने की उम्मीद है ताकि इसे एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया जा सके जहां पेरिलियन 30 किलोमीटर और अपोलियन 100 किलोमीटर है। इसने कहा है इस कक्षा से 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। बीजेपी ने गुरुवार को राजस्थान चुनाव को ध्यान में रखकर 2 चुनाव समितियां गठित करने की घोषणा की है, लेकिन इन दोनों समितियों में शीर्ष बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पीटीआई अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से बनाई गई इन समितियों में से एक समिति चुनाव प्रबंधन का काम संभालेगी, वहीं दूसरी समिति चुनाव के घोषणा पत्र को तैयार करने पर काम करेगी। चुनाव प्रबंधन को ध्यान में रखकर बनाई गई 21 सदस्यीय समिति का नेतृत्व पूर्व सांसद नारायण पंचारिया करेंगे। वहीं चुनाव घोषणा पत्र के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल करेंगे। दोनों समितियों से वसुंधरा राजे को बाहर रखने के बाद राजेश पर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई समितियों में वसुंधरा राजे को शामिल न करने पर स्पष्टीकरण दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वसुंधरा राजे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें कई कार्यक्रमों में शामिल किया गया है और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। हालांकि इसके अलावा और कुछ नहीं कहा गया। बता दें, राजस्थान को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों और सर्वे में भी वसुंधरा राजे को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने की बात कही जा रही थी। चुनाव आयोग ने अभी तक विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी नहीं किया है और बीजेपी ने 2 राज्यों में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा नेतृत्व द्वारा चुनावी रणनीति पर चर्चा किए जाने के कुछ दिनों के अंदर ही पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसने 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए पहली सूची में 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जबकि 230 सीट वाली मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 39 नामों की घोषणा की है। इन दोनों राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही राज्यों में कड़ी प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव भी होने हैं, लेकिन उम्मीदवारों की पहली सूची मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए जारी की गई है। मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर घमासान जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान के बाद एमपी के वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार 17 अगस्त को जवाब दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हमने पहले कहा था कि बजरंग दल पर प्रतिबंध के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कांग्रेस झूठ फैलाकर वोट बटोरती है। क्या वो कर्नाटक में इस पर प्रतिबंध लगाने में सक्षम थे? किसी का आईफ्लू दूर हो रहा है। धीरे धीरे उसे राष्ट्रवादी संगठन में अच्छे लोग नजर आ रहे हैं। थोड़े दिनों में आईफ्लू का जाला हट जाएगा तो उन्हें पूरा समझ में आ जाएगा कि बजरंग दल राष्ट्रभक्तों का ही संगठन है। जो अभी कुछ कुछ पर आए हैं वो पूरे पर आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छा है, कांग्रेस को हिंदुओं की ताकत समझ में आने लगी है। तो कोई भागवत कर रहा है, तो कोई महाकाल की सवारी में जा रहा है, कोई कांवड़ यात्रा कर रहा है। अच्छा है, अभी तो एक बात अच्छी कही, धीरे धीरे सारी बातें अच्छी कहेंगे, देखते रहिए। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि गुंडों और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस का साथ छोड़कर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने बड़ा बयान दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि भारत में सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर में रहने वाले मुसलमान समुदाय को लोगों पर ही टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो भी मुसलमान रहते हैं वो हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट हुए हैं। सभी का जन्म हिंदू धर्म में ही हुआ है। गुलाम नबी आज़ाद का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का बताया जा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि भारत में इस्लाम 1500 साल पहले अस्तित्व में आया था, जबकि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है। 10-20 मुसलमान होंगे जो मुगल सेना के सैनिक होंगे और भारत आए होंगे, अन्यथा पूरा भारत हिंदू है और उसका उदाहरण कश्मीर में मौजूद है।
600 साल पहले कश्मीर में कोई मुसलमान नहीं था और वहां सभी कश्मीरी पंडित थे। आज़ाद ने कहा कि भारत में कोई भी बाहरी नहीं है, हम सभी इस देश के हैं। भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे जो बाद में कन्वर्ट हो गए। आज़ाद ने कहा कि हम बाहर से नहीं आए हैं, इसी मिट्टी के पैदावार हैं, इसी मिट्टी में खत्म होना है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राजेश पायलट को लेकर जो विवादित बात कही, उसने राजस्थान कांग्रेस को जोड़ने का काम किया है। अब इस मामले में सचिन पायलट का साथ अशोक गहलोत ने दिया है। अमित मालवीय के ट्वीट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस नेता श्री राजेश पायलट भारतीय वायुसेना के वीर पायलट थे। उनका अपमान करके भाजपा भारतीय वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। इसकी पूरे देश को निंदा करनी चाहिए। बता दें, अमित मालवीय ने कहा था कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम गिराए। इस पर सचिन पायलट ने जवाब देते हुए कहा था कि राजेश पायलट दिनांक 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। ये कहना कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी करी थी काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूर्ण तरह भ्रामक है। सचिन ने यह भी कहा है कि भारतीय वायुसेना के पायलट के रूप में मेरे दिवंगत पिता ने बम गिराए थे, लेकिन वो 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर था, न कि जैसा कि आप दावा करते हैं 5 मार्च 1966 को मिजोरम पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब सचिन पायलट के समर्थन में उतरे तो अमित मालवीय ने अशोक गहलोत को जवाब देते हुए कहा कि चलिए, आपको राजेश पायलट जी के सम्मान की चिंता तो हुई, लेकिन अगर आप सच में उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं तो उनके बेटे सचिन पायलट को अपने मंत्रिमंडल से बेइज्जत करके बर्खास्त नहीं करते और सार्वजनिक रूप से उनके लिए अमर्यादित, निकम्मा, नकारा, कोरोना गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। हर बार जब आपने सचिन पायलट का अपमान किया तब क्या आपको राजेश पायलट जी के सम्मान की चिंता नहीं हुई? अमित मालवीय ने कहा कि 1966 में मिजोरम में इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हवाई हमले में राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी के नाम 2011 में इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में तत्कालीन असम विधानसभा की कार्यवाही में सांसद जी सुएल और वरिष्ठ IAS अधिकारी डेंग हुआना का हवाला देते हुए प्रकाशित हुए थे। उसके बाद लगातार मीडिया में खबर आती रही। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और सचिन पायलट मंत्री थे, लेकिन इस खबर का कभी खंडन नहीं किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। समाचार एजेंसी NI से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, नेहरू जी की पहचान उनके कर्म हैं, उनका नाम नहीं। इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश जैसे बाकी नेता भी बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि अब एक प्रतिष्ठित संस्थान को नया नाम मिल गया है। विश्व प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी भय, हीन भावना और असुरक्षा से भरे नजर आते हैं, विशेष रूप से तब जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री की आती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को देश की मौजूदा स्थिति की तुलना पाकिस्तान और सीरिया से की और हिंसा की घटनाओं पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, लोग बंदूकें उठा रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, जो भारत ने अब तक नहीं देखा था। इंडिया टुडे से एक इंटरव्यू में महबूबा ने कहा, आप देख सकते हैं कि वो हर जगह कितनी नफरत फैला रहे हैं। आम लोग एक दूसरे को मारने के लिए बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं। ये कुछ ऐसा है जो हमने पाकिस्तान में देखा है, ये कुछ ऐसा है जो सीरिया में हो रहा है। वहाँ वो अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए लोगों को मार देते हैं, यहाँ हम जय श्री राम कहकर हत्या कर रहे हैं। अब क्या अंतर रह गया है? द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के अनुसार कृषि कानूनों को लाने के लिए एक बीजेपी समर्थक NRI के प्रपोजल ने एक टास्क फोर्स बनाने का रास्ता साफ किया था, जिसने किसानों की आय को दोगुना करने के तरीके के रूप में कृषि के निगमीकरण पर जोर देते हुए एक रिपोर्ट लिखी थी। बता दें, अपने प्रस्ताव से नीति आयोग को झुकाने वाले शरद मराठे कृषि किसानी के विशेषज्ञ नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले व्यवसायी हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि नीति आयोग ने इस व्यवसाय की संदिग्ध दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से और उत्सुकता से कदम उठाए। उसमें कहा गया था कि ऐसा भविष्य हो जहां किसान कॉरपोरेट शैली की कृषि व्यवसाय कंपनियों को कृषि जमीन पट्टे पर देते हों और उनके सहयोगी के रूप में काम करते हों। आयोग ने बाद में व्यवसायी को टास्क फोर्स में नियुक्त कर दिया। फिर व्यवसायी ने कृषि वस्तुओं के व्यापार में शामिल ज्यादातर बड़े कॉरपोरेट जैसे अडानी समूह, पतंजलि,
बिग बास्केट, महिंद्रा समूह और आईटीसी से परामर्श किया, लेकिन 2018 में सरकार को रिपोर्ट सौंपने से पहले किसी भी किसान अर्थशास्त्री या किसान संगठनों से सलाह नहीं ली गई। हालांकि ये खबर आने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया शिनेत ने कहा है कि ये पढ़कर पैरों के तले से जमीन खिसक गई है। जिन 3 काले किसान विरोधी कृषि कानून लाकर मोदी सरकार ने 750 किसानों को मार डाला और अंतोत्तगत्वा वापस लेने पड़े, उसका आइडिया एक सॉफ्टवेयर कंपनी के एनआरआई मालिक से लाया था, जिसका कृषि से कोई लेना देना नहीं है। उस एनआरआई को नीति आयोग के टास्क फोर्स में भी शामिल किया गया और इन कानूनों की चर्चा किसानों से नहीं बल्कि अडानी समूह, आईटीसी, महिंद्रा समूह और पतंजलि जैसे कारोबारियों से हुई। सुप्रिया शिनेत ने कहा, ऐसे बनाते हैं नीतियां मोदी जी। अशोका यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सब्यसाची दास के एक रिसर्च पेपर को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दास के इस्तीफे के बाद अब यूनिवर्सिटी का राजनीतिक विज्ञान विभाग उनके साथ खड़ा होता दिख रहा है। इससे पहले एक अन्य प्रोफेसर ने भी सब्यसाची दास के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था। अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इलियान ए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इंटरनल मेल का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है, राजनीति विज्ञान विभाग का अशोका यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक आज़ादी को लेकर बयान। इस ईमेल में लिखा है, राजनीति विज्ञान विभाग एकजुटता के साथ प्रोफेसर सब्यसाची दास के साथ खड़ा है। प्रोफेसर दास ने अर्थशास्त्र विभाग से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि यूनिवर्सिटी ने खुद को उनके काम से अलग कर लिया, साथ ही उनके रिसर्च पेपर पर जांच कराने का फैसला लिया गया। हम चाहते हैं कि दास के इस्तीफे और यूनिवर्सिटी की ओर से उनका इस्तीफा मंजूर करने पर दिखाई गई जल्दबाजी के पीछे की वजहों को सामने लाया जाए। बता दें, हरियाणा के सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर सब्यसाची दास ने एक पेपर लिखा जिसका शीर्षक डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ये पेपर अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है। इस शोध पत्र में साल 2019 के आम चुनावों से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन किया गया है। शोध पत्र में 2019 के आम चुनाव में भाजपा द्वारा वोट में संभावित हेरफेर का संकेत दिया गया है। पेपर मुख्य रूप से चुनाव में हेरफेर की परिकल्पना के पक्ष में सबूतों की खोज करता है। यह भी तर्क देता है कि हेरफेर बूथ स्तर पर स्थानीय है। इसने कहा है कि इसका अर्थ यह है कि हेरफेर उन निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रित हो सकता है जहां बड़ी संख्या में पर्यवेक्षक हैं जो बीजेपी शासित राज्य के राज्य सिविल सेवा अधिकारी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।